अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, आपको पता है कि पाकिस्तान की आर्मी की हिस्ट्री रही है कि वो अपने फौजियों की लाशें कबूल करने को तैयार नहीं होता। वो अपने फौजियों को भी कबूल नहीं करता अगर वो बंदी बन जाएं। अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं कि 17 फौजी उन्होंने बंदी बनाया हुआ है, हॉस्टेज बनाया हुआ है, और उनकी वीडियोस मुसलसल दिखा रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी कहती है नहीं नहीं, ये हमारे आदमी हैं ही नहीं, इन्होंने अपने ही बलोचों को हमारी वर्दियां पहना के बिठा दिया है। अब रोज़ बलोच इन आर्मी के लोगों की वीडियोस पेश कर रहा है जो अपने आर्मी के कार्ड और अपने नेशनल आईडी कार्ड पाकिस्तान के दिखा के कह रहे हैं कि भाई साहब हम आर्मी के ही लोग हैं, हमारी मदद करो, इन्होंने हमें मार देना है। क्योंकि बीएलए ने वार्निंग दी थी कि 7 दिन के अंदर अगर आपने हमारी डिमांड्स पूरी नहीं की तो हम इनको मार देंगे। 7 दिन में से 5 दिन तो निकल गए हैं। ये रोज़ वीडियो आ रही हैं लेकिन पाकिस्तान उस पर ध्यान नहीं दे रहा। पाकिस्तान ध्यान दे रहा है इनके ऊपर। लश्कर तैयबा ने 2 मरकज़ बना रहा है अपनी महिलाओं की, अपनी औरतों की ट्रेनिंग के लिए, ताकि उनको आगे ऑपरेशन के लिए भेजा जा सके। अब अजीज दोस्तों, आपकी ये हरकतें हैं और पोजीशन ये है कि नए धमाके हर दूसरे दिन होते हैं, और अब चाइना की कोई 2 फ्रंट सिक्योरिटी थी, इसके बावजूद वहाँ पे हमले हुए हैं। 15 आदमी, जिसमें ज़्यादातर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे, मारे गए। 25 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा में 3 लाइन से बम धमाके हुए हैं। और इसके अलावा चाइनीज़ नेशनल अब भाग रहे हैं पाकिस्तान से। सीपेक हाई रिस्क टारगेट बन चुका है, इसलिए चाइना अब यहाँ से तकरीबन भाग रहा है। चाइनीज़ इंजीनियर वापस आने को तैयार नहीं है। ये इस वक्त सिचुएशन है सिक्योरिटी की। और पाकिस्तान बस एक चूरन बेच देता है कि इंडिया और अफ़गानिस्तान की तालिबान है ना, वो एक ही पेज पे हैं और ये अटैक कर रहे हैं। ये ख्वाजा आसिफ ने अभी 2 दिन पहले वापस ये बयान दिया जब बाजोड़ में अटैक हुआ कि अफ़गानिस्तान की तालिबान ये सब कर रही है इंडिया के कहने पे। तो भाई साहब, जब इंडिया के पहलगाम में अटैक होता है तो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया। इंडिया के पुलवामा में अटैक होता है तो इंडिया ने बालाकोट पे एयर स्ट्राइक की। तो तुम लोगों को इतनी बड़ी आर्मी दी हुई है, तुम लोग हमारा सारा पेट काट के हम तुम्हें इतनी बड़ी आर्मी पाली हुई है, तुम लोग क्यों नहीं करते भाई? इंडिया पे हमला करो ना, जाओ ना। या सिर्फ टेररिज्म ही करनी है? लश्कर तैयबा के हवाले क्या हुआ है सारा कुछ? तो फिर तुम लोगों का हमें क्या फायदा? हर चीज आप अफगानिस्तान इंडिया पे कर रहे हैं। तो भाई साहब, आप पहले तो ये कि ये जो आज सिचुएशन है, अफगानिस्तान और इंडिया पाकिस्तान के दुश्मन बने हुए हैं, तो ये आपने दुश्मनी पाली है। क्यों आप इंसान के बच्चे बन के नहीं रह सकते? क्यों शुरू दिन से आपने इंडिया के खिलाफ एक दुश्मनी वाला वो रखा है, ताकि आपकी आर्मी की एग्जिस्टेंस की एक रीजन बने कि हाँ भाई हमें मसला है, भाई इतना बड़ा दुश्मन आपने बिठाया हुआ है, इसलिए हमें आर्मी चाहिए, एटम बम चाहिए, फलां चाहिए, ढुमका चाहिए। आप शुरू दिन से इंडिया से आप अलग हुए थे। इंडिया आपका बाप ना माने, बड़ा भाई तो माने। एक ही कौम है, एक ही एथनिसिटी है, एक ही डीएनए है, एक ही कल्चर है, ज़बानें हैं, सब कुछ है। तो भाई साहब, आप शुरू से इंडिया का बड़े भाई वाला रोल करते। आपको पता है 47 के बाद इंडिया ने बड़े भाई वाला ही रोल किया था। आपको आपकी साइज से ज़्यादा आर्मी दी, आपकी साइज से ज़्यादा फंड्स दिए, सब कुछ इंडिया ने शुरू में किया। आपने नतीजा ये कि 48 में आपने कश्मीर पर हमला कर दिया। आपने फिर 65 का कांड शुरू किया। हर बार मुंह की खाते हो। अपना ईस्ट पाकिस्तान आपने जेनोसाइड करके तबाह कर दिया, दुश्मन आपने बना लिए। वही अफगानिस्तान जो कि जाहिर शाह के ज़माने से उसके साथ आप
उनके यहाँ प्रोक्सीज भेज भेज के टेररिज्म करवाते रहे हो, फिर आपने तालिबान बनाई, आज उसी तालिबान से भी आप तंग हो, तो करें तो क्या करें। अब नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान आर्मी के जो फौजी हैं वो केपी और बलूचिस्तान में जाने को तैयार नहीं। बेशुमार फौजी अब रिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कोई एक जनरल का नाम बता दो जो इन सारे हमलों में मारा गया हो। साला 23 मर गए, 32 मर गए, 19 मर गए, सारे फौजी मर रहे हैं। बहुत हुआ तो कोई कैप्टन, कोई मेजर मर गया, कोई ब्रिगेडियर नहीं मर रहा, कोई जनरल नहीं मर रहा, कोई लेफ्टिनेंट जनरल नहीं मर रहा। तो कह रहे हम मरने के लिए रह गए, तुम लोग अय्याशियाँ करो, पूरी दुनिया में घूमो, तुम लोगों की फैमिलियाँ पूरी बाहर सेटल की हुई हैं, बच्चे तुम्हारे अमेरिका यूरोप में पढ़े, हम यहाँ मरने के लिए रह गए। तो अब जाने को तैयार नहीं है फौजी और रिज़ाइन कर रहे हैं। और इनका हाल ये है कि अब मैं देखें वीडियो ये जो चल रही है, मैं आपको अगर मैं चुप बैठ के ये सुनाने दूं तो आप बोर हो जाओगे। इसमें सीधा सा है कि लंदन में जब ये फौजी ये आसिम मुनीर होटल में था तो वहाँ पे नारे लगाते हुए ये पहुँच गए। मतलब आप ये देखें कि इमरान खान के लिए नारे लगा रहे हैं, आसिम मुनीर को गालियाँ दे रहे हैं। आसिम मुनीर इस वक्त हर तरफ से फंस गया है। आप ये देखें कि फ्रांस का प्रेसिडेंट किस तरह इंडिया में घूम रहा था, कभी ट्रेन स्टेशनों पे जा रहा है, कभी जॉगिंग कर रहा है। 2-4-5 सिक्योरिटी वाले थे, बाकी आम पब्लिक के बीच में हमारा आसिम मुनीर अपने जीएचक्यू में बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठता है। ये इतना डर के बैठा हुआ है इस वक्त, इसको पता है कि मैं मजबूरन अमेरिका के डिक्टेशन पे फंस गया हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वक्त ये चाहता है कि किसी तरह इसका टर्म पूरा हो और ये अपनी फैमिली के साथ बाहर किसी विदेश में बैठ के आराम से अय्याशियाँ करें। अजीज़ दोस्तों, हालात इनके हर तरफ से ख़राब हैं। ये कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, ये जिनीवा बेस्ड एक एनजीओ है, इसने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इतने जुल्म किए हैं अब जर्नलिस्टों को भी ऊपर। कई जर्नलिस्टों को भागना पड़ा मुल्क छोड़ के, तो अब वो जब भाग गए तो उनको एब्सेंटिया में उनके ऊपर सज़ाएं लगा दी हैं। और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बिल्कुल क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और जर्नलिस्टों पे अत्याचार हो रहा है। ये यूनाइटेड नेशंस का स्पेशल रापोर्टर ऑन टॉर्चर एंड अदर क्रूअल, इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट ने एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट निकाली है, जिसमें ख़ास तौर पे इमरान खान के हवाले से सारी चीज़ें हैं। ये रापोर्टर को यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये टास्क मिलता है कि आप रिपोर्टिंग करें फला फला इश्यूज़ पे, तो वो इशू पे करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल आफरीदी जो चीफ मिनिस्टर है, उसकी तरफ से पीटीआई ने धरना दिया, इस्लामाबाद आए और पूरा खैबर पख्तूनख्वा की जो मोटरवेज हैं, हाईवेज हैं, मेन रोड्स हैं, उनको जाम कर दिया 3-4 दिन तक। ये सिर्फ शोपीस की तरह चल रहा है मामला। वो जो धरना आप दे रहे हो, जिसमें आप रोड्स ब्लॉक कर रहे हो, उसका नुकसान खैबर पख्तूनख्वा के आम आदमियों को होता है। पूरा खैबर पख्तूनख्वा के लोग परेशान हो गए थे। इस्लामाबाद को क्या फ़र्क पड़ा उससे? और अफ़गानिस्तान से तो वैसे ही आपकी ट्रेड व्रेड बंद है, तो इस्लामाबाद को तो कोई मसला नहीं था, पंजाब को तो कोई मसला नहीं था। आपने अपनी ही पब्लिक को वो क्या हुआ था, तंग किया हुआ था। अब सुहेल आफरीदी भी मरियम नवाज की तरह टिकटॉक कर बना हुआ है, बाकायदा 3-4 कैमरों से अपना फ़ोटोशूट कराते हैं, जो भी ये करते हैं। अब जैसे जेल गया तो 3-4 इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। पूरा एक जैसे एक्टर होता है ऐसे एक्ट रिकॉर्ड कराए जा रहे हैं कैमरों से, और ड्रामेबाजियाँ चल रही हैं। इमरान खान क्या पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी, हम देखें एमक्यूएम वाले हैं, हमें पता है कि आर्मी ने किस तरह अल्ताफ़ हुसैन को साइड पे किया। आज 10 साल हो गए, 2016 की बात थी, क्या हुआ?
कौन से जितना डेडिकेटेड एमक्यूएम का कारकुन था ना, किसी पार्टी में नहीं था। क्या उखाड़ लिया? क्योंकि आप इतना हद से ज़्यादा जालिम बन के अपनी जनता के ऊपर अटैक करते हो कि आप उनकी फैमिलीज को भी उठा लेते हो, आप उनको उठा लेते हो, इनके ऊपर अंदर टॉर्चर भी करते हो और सेक्सुअल टॉर्चर भी करते हो और इन सब की वीडियो बनाते हो। फिर आदमी कहाँ जाएगा? मैंने एमक्यूएम के ऐसे ऐसे कारकुन देखे हैं जो नहीं माने इनकी बात तो उनको 8-8, 9-9 साल से अंदर वो हाल किया। एक लड़का तकरीबन 6.5-7 साल बाद जब वो छूट के आया तो गया था तो अच्छी खासी हेल्थ थी, वापस आया तो इधर हड्डियाँ निकली हुई हैं, इतनी लंबी दाढ़ी बढ़ी हुई है। और जब उससे बातचीत जब कर रहे थे लोग तो पता चलता था कि वो मेंटली डिसेबल हो चुका है। ये हाल करते हैं। तो पीटीआई वाले भी इसी का शिकार हैं और इस जुल्म से कोई बच नहीं सकता। अब ज़रा अफ़गानिस्तान की तरफ आऊँ। देखें, पाकिस्तान ने लास्ट अफ़गानिस्तान के साथ एक छोटी सी जंग शुरू की थी, जिस पे भी जिस तरह इंडिया वाली जंग को भी हमने जीते हैं, हमने फतह हासिल की, ये वो याद होगा ना। ऐसे ही अफ़गानिस्तान में हमने तो तबाहियाँ मचा दी। हालांकि अफ़गानिस्तान में जो एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान आर्मी ने, वो सिविलियन औरतों और बच्चों को मारा था, सिविलियन इलाकों में की थी। अफ़गानिस्तान ने जब जवाबी हमला किया तो पाकिस्तान के कैदी लेके गया फौजियों को। पाकिस्तान अब सऊदी अरब से रिक्वेस्ट किया कि रमज़ान आ रही है, प्लीज़ उनको बोलें छोड़ दें। तो तालिबान ने सऊदी अरब की बात मान के सऊदियों के हवाले वो 3 फौजी किए। आपके पास तो एक भी तालिबान का फौजी नहीं था अगर आप जंग जीते हो तो 3 रमज़ान की खातिर छोड़ दिया। अब अजीज दोस्तों, पाकिस्तान ये साजिश कर रहा है कि जब से तालिबान आई है, तालिबान के बेशुमार गलत चीज़ें हैं, मैं बिल्कुल उनको क्रिटिसाइज़ करूँगा, लेकिन एक चीज़ उन्होंने जो अच्छी की है ना, वो ये है कि उन्होंने पॉपी फार्मिंग बंद कर दी। पॉपी आपको पता है, वो जो पोस्त कहते हैं उर्दू में, जो ड्रग्स बनाने के लिए चरस और फिर इसके बाद आगे ड्रग्स बनाने के लिए वो फार्मिंग बंद कर दी। वो आईएसआई की सबसे बड़ी इनकम का ज़रिया था कि वो पूरी दुनिया में फिर वो ड्रग्स आईएसआई की सुपरविजन में भेजी जाती थी। तो तालिबान ने वो सब बंद कर दिया है। तो अब बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने पॉपी फार्मिंग शुरू कर दी है और उससे ड्रग्स बना के पूरी दुनिया में भेज रहा है पाकिस्तान। दूसरी चीज़ ये हुई कि अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान रेफ्यूजियों को वापस भेज रहे हैं ना, अफ़गानियों को, उनका एक काफ़िला जा रहा था तो उस पे तालिबान की फ़ौज ने छापा मारा तो उनके पास से ढेरों ड्रग्स के वो निकले। और एक और छापे में एक और काफ़िले के पास से ख़तरनाक हथियार निकले। ये कर रहा है पाकिस्तान। मर्द का बच्चा तो है नहीं पाकिस्तान की आर्मी के, जाके डायरेक्ट अटैक करो भाई, जंग लड़ लो यार, तुम फौजों का काम जंग लड़ना होता है। अब अजीज दोस्तों, थोड़ा मैं आपको बता दूं, ये जो हथियार का मैंने बताया, ये 525 हथियार मुख्तलिफ टाइप के निकले थे उन ट्रकों में से। कि तालिबान ने अभी एक नया लॉ पास किया है कि आदमी अपनी बीवी को जितना चाहे मार सकता है, उसको इजाज़त है कानूनन, बस हड्डी नहीं टूटनी चाहिए। ऑलरेडी अफ़गानिस्तान में औरतों का क्या हाल है ये देखें। ये मस्जिदों के बाहर भीख मांग रही हैं बेचारी, मतलब सर से पांव तक इनको पूरा ढका हुआ रहना है, घर जाके मार खानी है। और ज़्यादातर आपको पता है कि 45-46 साल से वहाँ पे जंग चल रही है, तो बेवाएँ हैं, यतीम हैं, काम इनको करने की इजाज़त नहीं, पढ़ाई इनको करने की इजाज़त नहीं। आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो कि औरतों के ऊपर है, वो सब किन हालात में हैं और किस तरह इनके ऊपर ये कानूनी
अफ़गानिस्तान इस वक्त शायद दुनिया का ओनली कंट्री है जहाँ पे छोटी बच्चियों की भी शादी की इजाज़त है। ऐसे कई केसेस हम देखते हैं जिसमें छोटी छोटी बच्चियों की 60-60, 70-70 साल के बुढ़ों के साथ शादी कर दी जाती है। और ये सब का ज़िम्मेदार पाकिस्तान, क्योंकि अफ़गानिस्तान की तालिबान बनाने वाला पाकिस्तान था। इनको पाकिस्तान के मदरसों में शरिया इनके दिमाग में ठोंस ठोंस के डाली गई। साले अपने फैमिलीज़ को यूरोप और अमेरिका में पालते हैं, जहाँ पे यूरोप अमेरिका की स्टाइल की लाइफ उनकी फैमिलीज़ गुजारती है। और अफ़गानिस्तान में इन्होंने ये तालिबान इज़ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी, और पाकिस्तान के मदरसों में क्रिएट की थी। अब मैं एंड पे आपके सामने मौलाना फजलुर रहमान की वीडियो छोड़ के जा रहा हूँ। आप देखिए कि यही वो आदमी था जिसने तालिबान बनाई थी। मौलाना समीउल हक और मौलाना फजलुर रहमान ये दारुल उलूम देवबंद के जमीयत उलमा इस्लाम के दो फिर ग्रुप थे जिनको मदरसे दिए गए थे। तीसरी जमात इस्लामी थी। और इन लोगों ने ये शरिया इनके दिमाग में तालिबान के ठोक ठोक के भरी है, जिसमें औरत को जानवरों की तरह सलूक किया जा रहा है, जानवरों से भी बदतर। मैं कहता हूँ वो लोग जो जानवर पालते हैं, बकरी, घोड़े, भैंस, गाय, वो अपने जानवरों पे जुल्म नहीं करते, उनको खाना देते हैं, उनको सब कुछ करते हैं। ये जो औरतों के साथ करते हैं ना, मैं हैरान हूँ कि किस तरह ये मुल्क बचा हुआ है पाकिस्तान। अजीज़ दोस्तों, मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान की आर्मी पे कुछ बातें बता रहे हैं, एंड पे छोड़ के जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। बहुत कुछ कहने को है, लेकिन मैं एहतियात कर रहा हूँ जिसके ताकि मामला ज़्यादा ख़राब ना हो। कोई पॉलिसी नहीं है हमारी, और बादशाहत है, डिक्टेटरशिप है। एक दिमाग जो है वो फैसले कर रहा है, न कोई पार्लियामेंट है, न कोई मजलिस शूरा है, न कोई मुशावरत है। जब जिसको चाहे दुश्मन कह दो, जब जिसको चाहो भाई कह दो, ये उनका इख्तियार है। तो सारी ज़िंदगी हम इंडिया को दुश्मन कहते रहे, अब हमने अफ़गानिस्तान को दुश्मन कहना शुरू कर दिया है। मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा मसला नहीं है। इंडिया के मुकाबले में शायद पूरी कौम एक है, लेकिन अफ़गानिस्तान के हवाले से मुल्क एक नहीं है। उस पर अगर हमने मुशर्रफ की पॉलिसी के ख़िलाफ़ किया था तो हम आज भी इख्तलाफ कर सकते हैं और डंके की चोट कर सकते हैं। ना खुद सोच सकता हूँ, न किसी सोच की हिमायत कर सकता हूँ कि हम पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ कोई बात करें या पाकिस्तान की तकसीम पर कोई बात करें। हम हुकूक़ की बात करते हैं। बलूचिस्तान के वसाइल पर बलूचिस्तान के अवाम का हक़, खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर यहाँ के अवाम का हक़, सिंध और पंजाब के वसाइल पर वहाँ के अवाम का हक़। इस हवाले से हम पाबंद हैं कि हम सूबे के अवाम को मुतमईन करें। इस वक्त आलमी इस्टेब्लिशमेंट और हमारे मुल्क के ताकतवर इदारे ये भी ललचाई हुई नज़रों से जहाँ वो ऑपरेशन कर रहे हैं और लोगों को ये एहसास दिला रहे हैं कि हम तो आपके अमन के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ जो हमारे रिसोर्सेज हैं और हमारे पहाड़ों के अंदर जो मादनी वसाइल हैं, वहाँ तक रसाई भी उनका मकसद है। और इस पादाश में और इस पर्दे में वो हमारे वसाइल पर भी कब्ज़ा करने की तरफ जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है जी कि फिर आम आदमी सोचता है कि अगर मेरे वसाइल पर आपने कब्ज़ा करना है और जहाँ जहाँ आप खुदाइयाँ कर रहे हैं और जहाँ से आप मादनियात निकाल रहे हैं, वहाँ वहाँ तो अमन है, और इधर उधर से जो है हर तरफ से दहशतगर्दी है और जंग है और लड़ाई है। तो ये सवालात पैदा करते हैं लोगों के जहन में और शुबहात पैदा करते हैं। और यहाँ जबरन कहा जाता है कि हर कीमत पर जो हम कर रहे हैं आपने उसकी हिमायत करनी है, और अगर आप उस पर एतमाद नहीं करते तो फिर आप गद्दारों के ज़ुमरे में आते हैं। अब ये रविश जो है ये तो मेरे ख्याल में जमहूरी नहीं है। कम अज़ कम हम पार्लिमानी सियासत करते हैं और पार्लिमान आवाम के नुमाइंदा है। अगर धांधली के नतीजे में हुकूमतें बनेंगी तो वो हुकूमत दावे बड़े बड़े करेगी, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं होगा। तो ये लोग मुल्क में न अमन व अमान के हवाले से कोई इस्तेहकाम लाने के काबिल हैं, न माशी तौर पर कोई इस्तेहकाम लाने के वो काबिल हैं। पॉलिसियाँ ही नहीं हैं हमारे मुल्क के अंदर। पॉलिसी बनेगी तो उसके तहत आवाम का एक एतमाद होता है, पार्लियामेंट पर एक एतमाद होता है। यहाँ तो पार्लियामेंट और असम्बलियों पर कोई एतमाद लोगों का नहीं है जी।
तो वो पॉलिसी बना ही नहीं सकते। तो हम लोग या भीख मांग कर गुजारा कर रहे हैं, या हम यरगमाल हैं FATF के, हम यरगमाल हैं आलमी मालियाती इदारों के। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान के हवाले से ये सोचना कि हम माशी लिहाज से तरक्की कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे, अभी तक तो आम आदमी को कुछ नज़र नहीं आ रहा।